इस 2024 का ये जो सबसे बड़ा चुनाव है, ये 4 चरण पूरे कर चुका है। 2/3 से ज्यादा चुनाव मुकम्मल हो चुका है। अब बचे हैं मात्र 3 चरण, 5वां, 6ठा और 7वां। और हुंकार भरी जा रही है हालांकि दोनों तरफ से, लेकिन जो सबसे बड़ी बात देश के गृह मंत्री ने कही वो ये कि इन 379 सीटों पर जिस पर अभी तक मतदान हुआ है उसमें हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ठीक यही बात अमित शाह आज भी कह रहे हैं कि 4 चरण में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके बहुत तेज रफ्तार से 400 की तरफ आगे बढ़ने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये हुंकार है, जब ये दावा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, एक बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि जो 3 चरण बाकी हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, उन पर बहुत बड़ा दारोमदार है क्योंकि निर्णायक हैं ये तीनों फेजेस। और ये मैं क्यों कह रही हूं ये आपको बताऊंगी, लेकिन आज जरूरी ये भी है बताना कि कल वोटिंग डे है। 5वें चरण का मतदान होना है कल और कम सीटें हैं, हालांकि 49 सीटें हैं, 49। 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें बड़े राज्य भी हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1। 2 केंद्र शासित राज्य और 6 राज्य, 49 सीटें। और अगर 2019 के गणित की बात करूं तो इन 49 सीटों पर बीजेपी ह्यूजली एज में नजर आती है। बीजेपी 32 सीटों पर थी पिछली बार 2019 में। इन 49 सीटों पर शिवसेना के पास 7 थी, टीएमसी के पास 4 थी और कांग्रेस को मिली थी मात्र 1 सीट रायबरेली की। और इसीलिए संघर्ष बड़ा हो जाता है, रण ज्यादा प्रचंड और भीषण हो जाता है। बहुत सारे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है 5वें चरण में। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से, तो बहुत सारे चेहरों पर भी नजर होगी। लेकिन जब मैं ये बात कह रही हूं कि अभी तक जो हुआ 2/3 चुनाव, वो तो हुआ ही, उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज का स्टेक दांव पर लगा है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण का तो पूरा हिस्सा मान ही लीजिए। और उत्तर भारत में भी जो लड़ाई थी, जो फाइट थी, वो कमोबेश क्षेत्रीय दलों की कम थी और जो नेशनल पार्टीज हैं उनकी ज्यादा थी। लेकिन अब जो 3 फेज बाकी हैं उसका गणित ज्यादा दिलचस्प है और समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इन 3 फेजेस में सीटें हैं 164 और जो 164 सीटें बची हैं उनमें कई राज्य ऐसे हैं और बड़े राज्य हैं। बड़े राज्य हैं, पॉलिटिकली बड़े सिग्निफिकेंट राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, अभी आधे से ज्यादा बाकी है, 41 सीटें अभी बाकी हैं उत्तर प्रदेश की। पश्चिम बंगाल 24 सीटें बाकी हैं, यानी कि आधी से ज्यादा। बिहार की 21 सीटें, आधी से ज्यादा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ओडिशा की 17, महाराष्ट्र की 13, पंजाब पूरा का पूरा भी बाकी है, 13 सीटों का चंक है पंजाब के पास। झारखंड अभी बाकी है, हरियाणा पूरा का पूरा 10 सीटें हरियाणा की हैं, दिल्ली की 7 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें। 2 पर चुनाव हो चुका है। तो इस गणित से समझ में यह आता है कि अभी भी जिन राज्यों को हम निर्णायक कहते हैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, अभी उसमें 41 सीटों पर वोटिंग होनी। और जो पिछली बार का गणित है इस चंक में जिसकी हम बात कर रहे हैं, 164 सीटों की, क्योंकि 303 का बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में, तो जाहिर है कि हर फेज में बढ़त होगी बीजेपी के पास। अगर दक्षिण को छोड़ दें तो बीजेपी इन 3 फेज की 164 सीटों पर 94 सीटों के साथ सबसे आगे। सहयोगियों के पास थी 16 सीटें और ऐसे में कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है 110 का और स्ट्राइक रेट हो जाता है 67% का।
और 2019 की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की पार्टियों का अगर जिक्र करें, हालांकि उस समय इंडिया ब्लॉक हकीकत में नहीं था, लेकिन जो पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस के पास थी 9 सीटें, सहयोगियों के पास कुल मिलाकर 25 सीटें, जिसमें टीएमसी इकलौती बड़ी पार्टी थी 18 सीटों के साथ, और ये सीटें हो जाती हैं कुल मिलाकर 34 और स्ट्राइक रेट 21 का। तो देयर इज नो कंपैरिजन ये कहा जा सकता है। एक तरफ 67% का स्ट्राइक रेट है और दूसरी तरफ 21% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन बड़ी जरूरी जानकारी यह है कि इंडिया ब्लॉक स्ट्रैटेजी के तहत ये जो 164 सीटें हैं, इसमें रणनीति के तहत कांग्रेस फाइट में नहीं है। इन 164 सीटों पर फाइट में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बिहार में आरजेडी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इन 164 सीटों पर फाइट बीजेपी को करनी है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। और क्षेत्रीय पार्टियों का जब जिक्र आता है तो पिछड़े और दलित बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि इस चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला गया विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी, वो है संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा। अब ऐसे में दलित और पिछड़े, ये दो चंक बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विपक्ष ने मुद्दा बनाया, बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में आई, 400 पार का मैंडेट मिला अगर बीजेपी को, तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया है। बीजेपी ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया कि बाबा साहब खुद उतर आए तो भी संविधान को और आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता कोई। लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे के तहत पेनिट्रेट कर पाया है क्या पिछड़े और दलित वोटर्स में? और यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2019 में न सिर्फ पिछड़े बल्कि दलित वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद बीजेपी के पास गई। 44% पिछड़े वोट थे जो क्षेत्रीय पार्टियों से छिटके और बीजेपी के पास गए। क्षेत्रीय पार्टियां 43% से 27% के वोट शेयर पर आ गई पिछड़ों के, और बीजेपी 34% से बढ़कर 44% पर आ गई। तो पिछड़ों का भी वोट मिला, दलितों का भी वोट मिला, ठीक ठाक वोट मिला। 84 सीटें हैं दलितों की जो आरक्षित हैं, एससी आरक्षित जो सीटें हैं, और उन 84 में से बीजेपी के पास आधे से ज्यादा चंक है, 46 सीटें हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी चुनाव बाकी है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई 2/3 चुनाव हो गया, नतीजा सामने है, बस 3 फेज बचे हैं, छुटपुट सीटें हैं, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभी 3 चंक जो बाकी हैं, 3 फेजेस जो बाकी हैं, असली खेला बाकी है क्या? मैं 2 बयान सुनाती हूं आपको। और जैसा आप जानते हैं कि आज कोई राजनीतिक नुमाइंदा इस चर्चा का हिस्सा नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात, एक पैनल हमारे साथ होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, और ये जो गणित है, बारीक गणित, ये समझेंगे। शुरुआत इन 2 बयानों के साथ। पहले 2 चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वही हो, स्थिति तो वही है। तो 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या हुआ, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो। ये दृश्य। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। अंतिम 3 चरण ही तय करेंगे दिल्ली पर कौन राज करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, पिछड़े और दलित वोटर इस बार चौंकाने वाले हैं। और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराती हूं आपसे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं पटना से अजय कुमार।
अलावा इसके जयंत चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अनुराग त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई से। मुंबई का भी गणित अभी बाकी है, महाराष्ट्र का। और संजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और कई डिबेट्स हम उनके सर्वेज पर करते हैं। शुरुआत में कर रही हूं आपसे मनोज राजन, अभी खेला बाकी है क्या? 3 फेज, 164 सीटें और 164 सीटों में स्ट्राइक रेट बीजेपी और एनडीए का मिलाकर 67%, लेकिन टकराना बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियों से है। इस बार का गणित क्या कुछ और कहता है 2019 के मुकाबले? देखिए 2000